नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो हमारी पुस्तक है तो उसका हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय यहाँ पर 14 उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन, और यह उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन भाग 2 है। इससे पहले हमने उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन जो यह अध्याय है तो इसके भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं और आज हम उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं प्रमुख, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ अन्य यहाँ पर प्रमुख जो इम्पोर्टेंट तथ्य इस अध्याय में दिए गए हैं तो उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है टिहरी परियोजना। तो वर्तमान में टिहरी परियोजना से आप परिचित होंगे। तो सबसे पहले अगर हम टिहरी परियोजना की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर यह जो परियोजना है यह बांध है, यह बना हुआ है और यह टिहरी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड के हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में यह परियोजना बनी हुई है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। तो इस परियोजना के तहत भारत का सर्वाधिक ऊंचा बांध बना हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना है और इसके तहत 260.5 मीटर का यह जो बांध है यह टिहरी जनपद में स्थित है और इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा भी दी गई है और परियोजना की विशालता के कारण ही इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा प्रदान की गई है। इस परियोजना को, टिहरी परियोजना को, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की यह संयुक्त परियोजना थी। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि यह उत्तराखंड गठन से पहले यह परियोजना प्रारंभ थी। तो उस समय हमारा जो उत्तराखंड है तो यह उत्तर प्रदेश, ये जो हमारा राज्य है उसमें सम्मिलित था। तो उन दोनों की यहाँ पर संयुक्त परियोजना है। और इसकी स्वीकृति की बात करें तो टिहरी परियोजना को 1972 में यहाँ पर योजना आयोग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, मंत्रिमंडल के द्वारा, और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा बांध निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो सरकार है तो उसके सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ पर बांध निर्माण प्रारंभ होता है 1978 से, और 1988 में केंद्र सरकार द्वारा बांध निर्माण की जिम्मेदारी ली जाती है। तो जब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर यह बांध निर्माण प्रारंभ किया जाता है तो उसकी जो प्रगति है तो काफ़ी न्यून रहती है, धीमी रहती है। तो इसके कारण यहाँ पर 1988 में केंद्र सरकार निर्माण की जिम्मेदारी लेती है और यहाँ पर निर्माण कार्य को यहाँ पर निर्बाध गति से आगे बढ़ाने के लिए टिहरी जल बांध निगम की स्थापना की जाती है, यानी जो THDC है तो उसकी स्थापना की जाती है और 1989 में तो इसको जिम्मेदारी दी जाती है। तो 88 में THDC की स्थापना होती है, 89 में यहाँ पर इसको जिम्मेदारी दी जाती है और इसके अलावा 1990 में ही यह जो निगम है, टिहरी जल बांध निगम है, THDC है, तो इसको यहाँ पर 1990 में विस्थापित, यानी जो जहाँ पर टिहरी बांध स्थापित है तो वहाँ से जो विस्थापित हुए हैं तो उनको पुनर्वास की यहाँ पर जो जिम्मेदारी है तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी भी THDC को प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य गठन के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी इस परियोजना के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो जब हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन होता है तो इसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली को भी सम्मिलित किया जाता है, परियोजना में हिस्सेदारी दी जाती है। इसके अलावा यह जो परियोजना है तो जल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो टिहरी परियोजना की कुल क्षमता यहाँ पर 2400 मेगावाट है। प्रथम 1000 मेगावाट टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। इसके 2 मुख्य चरण हैं, जिसमें प्रथम चरण में हजार के यहाँ पर 2 विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट और दूसरी 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इसका जो दूसरा चरण है तो वह इससे यहाँ पर टिहरी से नीचे 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना है, जो यहाँ पर टिहरी बांध जब जो नदी है तो जब संगम होता है, दोनों नदियों का संगम होने के बाद यहाँ पर भागीरथी जब आगे बढ़ती हैं उससे आगे चलकर यहाँ पर कोटेश्वर बांध यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसकी 400 मेगावाट कुल क्षमता है। तो 1000 मेगावाट के 2 भूमिगत प्लांट टिहरी बांध के निकट स्थित हैं और साथ ही 22 किलोमीटर के डाउन स्ट्रीम पर यहाँ पर 97.5 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया गया है। तो द्वितीय जो यहाँ पर इसका चरण है तो 400 मेगावाट का है, जो कोटेश्वर बांध परियोजना है, तो वह भी टिहरी परियोजना का ही हिस्सा है। इसके अलावा मुख्य बांध और जलाशय से 4 विपतन यहाँ पर सुरंगें बनाई गई हैं और प्रत्येक का 11 मीटर व्यास या घोड़े की नाल के आकार का यहाँ पर जो सुरंगें बनी हैं, इसकी कुल लंबाई 6.3 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है।
इसके अलावा जो यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया या जो जलाशय बना है उसकी बात करें तो 42 वर्ग किलोमीटर में इसका कुल विस्तार है और इसकी जो जल धारण क्षमता है तो कुल जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर इसकी कुल जल धारण क्षमता भी है। इसके अलावा जो जल है तो क्रियाशील जल जिसमें 261 करोड़ घन मीटर कुल क्रियाशील जल है और इसका जो नाम है ऑफिशियल यानी जो इसका नाम है तो स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लगातार मांग उठती रहती है कि यह जो नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर के जगह यहाँ पर ये जो सुमन सागर है तो उसको किया जाए। इसके अलावा प्रथम चरण 1000 मेगावाट टेरी जल विद्युत परियोजना 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी यहाँ से विद्युत बनना प्रारंभ हो गया था। दूसरा चरण 1000 मेगावाट टेरी पंप स्टोरेज प्लांट है, इसका 90% जो कार्य है तो वह पूर्ण हो गया और फरवरी 2024 में इसके प्रारंभ होने की संभावना थी। इसके बाद टेहरी परियोजना से लाभ की अगर हम बात करें तो 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन, सबसे पहला तो यहाँ पर बिजली बनेगी, 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा टेहरी परियोजना में जो बांध बना हुआ जलाशय है तो उससे सिंचाई भी होगी, जिसमें यहाँ पर जो स्थायीकरण है तो 6.4 लाख हेक्टेयर यहाँ पर स्थायीकरण यानी जो यहाँ पर स्थायी सिंचाई है जो पहले से सिंचित क्षेत्र है, उसके अलावा 2.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जा सकेगी। इसके अलावा यहाँ से स्वच्छ पेयजल पीने को मिलेगा, जिसमें दिल्ली वालों को 300 क्यूसेक प्रतिदिन यहाँ पर पानी मिलेगा और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 200 क्यूसेक प्रतिदिन यहाँ पर पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। देश को प्रतिवर्ष यहाँ पर 2000 करोड़ का लाभ प्राप्त होगा और इसके अलावा यहाँ पर बांध बनने से बाढ़ में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में यहाँ पर बाढ़ में कमी भी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर टेहरी परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में मुफ्त दी जाएगी। तो 12% बिजली यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को मिलती है। और इसके अलावा टेहरी परियोजना से गढ़वाल में पर्यटन के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, मछली पालन, वनीकरण आदि में टेहरी परियोजना से यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। अब इसके बाद विस्थापन और पुनर्वास की बात करें तो इतना बड़ा यह प्रोजेक्ट था तो इसमें काफ़ी परिवारों को विस्थापित भी होना पड़ा। तो विस्थापन और पुनर्वास की बात करें तो 1 लाख लोग यहाँ पर प्रभावित होते हैं कुल योजना से और इसमें 582 करोड़ पुनर्वास व्यवस्था की गई थी। 1815 में स्थापित जो टेहरी शहर था सुदर्शन शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह जो शहर है तो इसके 39 गांव पूर्ण रूप से इसमें डूब गए थे और 86 गांव इसमें आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर 39 गांव एक साथ डूब जाते हैं और 86 गांव आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं। जलाशय यानी जो ये जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर है तो इसमें टेहरी शहर पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाता है और टेहरी शहर के लोगों में 529 परिवारों को मूल शहर से 24 किलोमीटर दूर जो बसाया जाता है उसे आज नई टेहरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो विस्थापित है उनको नई टेहरी, देहरादून, ऋषिकेश आदि स्थानों पर पुनर्निर्वासित किया जाता है। प्रभावित जो ग्रामीण हैं 9239 परिवार पुनर्निर्वासित हैं, उसमें रायवाला, पशुलोक, पथरी, बंजारावाला और भानेवाला आदि स्थानों पर इनको बसाया जाता है। इसके अलावा परियोजना संबंधी अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें हम तो बांध का जो डिज़ाइन है प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है और प्रारंभ में जब यह योजना प्रारंभ होती है, इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है तो यह केवल 600 मेगावाट था और इसकी 197 करोड़ इसकी कुल लागत रखी गई थी। लेकिन 1986 में यहाँ पर जो रूस था, सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ पर आते हैं और भारत आगमन होता है उनका। तो उनके आगमन के बाद यहाँ पर रूस से समझौता किया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर परियोजना का विस्तारीकरण किया जाता है, जिसमें प्रथम चरण में 1000 मेगावाट और द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट की यहाँ पर जो परियोजना है तो उसको विस्तृत किया जाता है और कुल 2400 मेगावाट यहाँ पर कुल जो परियोजना है उसको विस्तारित किया जाता है। और इसके अलावा इतनी बड़ी परियोजना है तो इसका विरोध भी यहाँ पर देखने को मिलता है। विरोध के भी कई कारण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है तो जो इतना बड़ा टेहरी शहर था यहाँ पर 1815 में सुदर्शन शाह के द्वारा बसाया गया था, तो एक ऐतिहासिक शहर भी था और
यहाँ पर टिहरी के आसपास का जो क्षेत्र है तो मुख्य यहाँ पर बाजार भी था। तो टिहरी शहर जलमग्न होता है, उसके कारण भी विरोध होता है। और साथ ही यहाँ पर इतने सारे जो लोग रहते हैं, 39 गाँवों के लोग रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर विस्थापित होना पड़ता है। तो उसके कारण भी यहाँ पर विरोध देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर भूगर्भिक एवं पर्यावरण कारणों से भी इसका विरोध हमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम अगर हम आवाज़ की बात करें तो गढ़वाल रियासत की जो राजमाता रहती हैं कमलेंदु मतीसा, तो उनके द्वारा यहाँ पर टिहरी परियोजना का विरोध किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बांध विरोधी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 1978 में टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में किया जाता है और यह लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करती है। तो यह समिति है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसका संघर्ष देखने को मिलता है और इस समिति से सुंदरलाल बोगड़ा, वीरेंद्र शकलानी आदि लोग जुड़े रहते हैं। और बांध विरोधी समिति द्वारा 1979 में सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर याचिका भी दायर की जाती है। उसके अलावा समिति के द्वारा यहाँ पर बांध निर्माण कार्य रोका जाता है 1991 में बहुगुणा के नेतृत्व में, और 76 दिनों तक यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वह बाधित किया जाता है। इसके अलावा बांध के विरोध में जागरूक यात्राएं निकाली जाती है, जिसमें गंगा सागर से गंगोत्री तक की साइकिल यात्रा की जाती है और कहा जाता है कि मछलियों, वनस्पतियों, जीवों पर इसका घातक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ पर जो टिहरी बांध का विरोध होता है, तो एक तो नवीन होने के कारण यहाँ पर जो हमारा हिमालय का यह क्षेत्र है तो यहाँ पर लगातार भूकंप आने की संभावनाएं हैं और बड़ा भूकंप अगर आता है तो यह जो क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर भारत पर डूबने और बर्बाद होने का खतरा यहाँ पर मंडराता है। तो यह इतना बड़ा बांध बनाया गया है, तो इसके कारण अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो इससे समूचे उत्तर भारत को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा टिहरी बांध के नीचे 7.5 किलोमीटर पर यहाँ पर भूकंप अधिकृत क्षेत्र हैं, जो महान टियर फॉल्ट है तो वह भी है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर विशेषज्ञ हैं तो वह इस बांध का विरोध करते हैं। और साथ ही विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि बांध के अगवा क्षेत्र में उच्च अपरदन से यहाँ पर गाद जमा होगी और जलाशय मात्र यहाँ पर इसकी आयु क्या है 60 वर्ष निर्धारित की जाती है। और साथ ही क्षेत्र के भूगर्भिक और पर्यावरण संरचना पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो लगातार यहाँ पर बांध का विरोध भी होता है, लेकिन विरोध होने के बावजूद यहाँ पर बांध बनकर तैयार होता है, परियोजना तैयार होती है और उससे वर्तमान में लगातार यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। दिसंबर 2002 तक यह स्वामी रामतीर्थ की जो तपस्थली भूमि है और सुंदरलाल बोगड़ा के चिपको या बांध विरोधी आंदोलन का जो केंद्र रहा है या टिहरी शहर, तो यह जलमग्न हो जाता है और पूर्ण रूप से डूब जाता है। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड में प्रमुख बांधों की बात करें तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ी परियोजना टिहरी बांध 260.5 मीटर भागीरथी और बिलंगना के संगम पर 2005 में टिहरी में स्थित है। हरिपुरा बांध है 10.98 मीटर बाकरा नदी पर है, बाजपुर में स्थित है। जमरानी बांध परियोजना, नानक सागर, मनेरी बांध, पाला बांध, तुमरिया बांध, पश्चिमी यहाँ पर रामगंगा बांध, इचारी बांध। तो यहाँ पर काफ़ी बांध हैं जो कि उत्तराखंड में बने हुए हैं और कई बार यह एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बिशुड़ प्रयाग जल विद्युत परियोजना की बात करें, चमोली जिले में अलकनंदा नदी के यहाँ पर नदी पर बनी हुई है, 400 मेगावाट की परियोजना है और यूपी पावर कॉरपोरेशन यानी जो उत्तर प्रदेश है और एवं मेजीपी बैचर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे निर्माण किया गया है। 12 वर्षों तक धनबाव के कारण निर्माण रुका रहा, लेकिन अब यहाँ पर विद्युत प्रारंभ हो चुका है। उत्पादित बिजली 88% यहाँ पर यूपी सरकार को जाती है और 12% उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलती है। तो यह उत्तर प्रदेश की मुख्यतः यहाँ पर परियोजना है। तो जो उत्पादित बिजली है यह उत्तर प्रदेश सरकार को जाती है, 12% केवल रॉयल्टी के रूप में हमको मिलती है। इसके अलावा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर यहाँ पर पौड़ी में स्थित है, 330 मेगावाट की परियोजना है। उत्पादित बिजली को क्रय यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है, खरीदा जाता है और इसका जो निर्माण है हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी GVK ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद है जमरानी बांध परियोजना, गोला नदी पर स्थित है, काठगोदाम नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बांध की ऊंचाई 150.6 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और प्रतिवर्ष 63 मेगावाट यूनिट बिजली का उत्पादन यहाँ से देखने को मिलेगा, जो लाभ हमें प्राप्त होगा। और यह इसके 2 चरण में या फर्स्ट इसमें गोला बैराज
40.5 किलोमीटर लंबी नहर निर्माण और 244 किलोमीटर इसमें जो नहर है तो उसका नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 150.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध का भी इसमें निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद जमरानी बांध परियोजना में सिंचाई 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर और पेयजल यहाँ पर 42 क्यूसेक यहाँ जो पेयजल है उसका लाभ भी यहाँ पर हल्द्वानी क्षेत्र को मिलेगा। पुनर्वास की बात करें तो मई 2023 में राज्य सरकार के द्वारा 6 गाँवों के 1323 परिवारों को यहाँ पर पुनर्वासित किया गया और 300 एकड़ भूमि का आवंटन की मंजूरी दी गई। इसके बाद यहाँ पर निर्माणाधीन व चिन्हित प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहले प्रमुख निर्माणकर्ताओं की बात करें जो उत्तराखंड में जो ये हमारे इतने सारे डैम हैं तो वह जो उनको बना रहे हैं, सबसे पहले उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UGVNL, उसके बाद यहाँ पर टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यहाँ पर NHPC, सतलज जल विद्युत निगम SGVNL और IPPS और उसके अलावा कुछ निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पर पंचेश्वर बांध परियोजना की बात करें तो भारत नेपाल के मध्य 1996 में संधि होती है महाकाली या शारदा। तो यहाँ पर महाकाली या जो शारदा नदी है तो उस पर यह प्रस्तावित बांध है और महाकाली व सरयू के संगम स्थल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पंचेश्वर मंदिर के निकट इस बांध का निर्माण किया जाएगा। बांध ऊंचाई की बात करें 311 मीटर है। विद्युत उत्पादन 5040 मेगावाट की यह परियोजना है। भारत और नेपाल सरकार इसका बराबर उपयोग करेगी और इस परियोजना से सिंचित क्षेत्र भारत में 2.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित सुविधा उपलब्ध होगी और नेपाल की बात करें तो 1.7 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा इस परियोजना से उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुमानित लागत इसकी 40,000 करोड़ है। पूर्ण होना संभावित 2026 में और चंपावत के अतिरिक्त इसमें पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को भी शामिल किया गया है। इसके बाद है लखवाड़ बांध परियोजना। लखवाड़ बांध परियोजना की बात करें तो देहरादून जनपद के लोहार गांव और यमुना नदी पर यह बना हुआ है। लाभान्वित इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और यूपी व हिमाचल प्रदेश ये सभी जो राज्य हैं लाभान्वित होंगे। परियोजना की मंजूरी 1976 में दी जाती है और 1992 में इसमें रोक लग जाती है। वर्तमान में पुनः प्रारंभ हो गई है और बांध की ऊंचाई की बात करें 204 मीटर इसकी ऊंचाई है लखवाड़ बांध परियोजना की और 300 मेगावाट इस परियोजना में विद्युत उत्पादन किया जाएगा। कुल लागत की बात करें तो 3,966.51 करोड़ इसकी कुल लागत है और इसके जो जल संग्रहण क्षमता है तो 330.66 मीटर क्यूबिक इसकी कुल जल संग्रहण क्षमता भी है और इससे सिंचित 33,780 हेक्टेयर को यहाँ पर सिंचित भूमि में यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा रन ऑफ द रिवर तकनीक है, यानी जो सुरंग प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। तो वर्तमान में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं तो उनमें इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और इस तकनीक में नदियां हैं वो प्राकृतिक मार्गों के बजाय सुरंगों द्वारा अपना रास्ता तय करती हैं। एक तो इस तकनीक के उपयोग से जन विस्थापन में कमी देखने को मिलती है और दूसरा पर्यावरण समस्याओं में कमी तथा गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है और वर्तमान में मुख्यतः रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग यहाँ पर उत्तराखंड के बांधों में किया जा रहा है। संबंधित कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021। इसका जो मुख्य उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और साथ ही यहाँ पर जो बेरोजगार युवक हैं तो उनको रोजगार उपलब्ध कराना। इसमें UPCL के द्वारा सहयोग किया जा रहा है और इसका प्रारंभ अक्टूबर 2020 में प्रारंभ किया जाता है और 10,000 ग्रामीण बेरोजगारों के द्वारा यहाँ पर जो सोलर प्लांट अगर 25 से 50 किलोवाट के सोलर प्लांट स्थापित किए जाते हैं तो उनको 20 लाख तक का ऋण इसमें दिया जा सकता है और इसके द्वारा जो उत्पादित बिजली होगी तो उसकी खरीदी डायरेक्ट UPCL के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पर बिजली की खरीद की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर उरेडा के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है जो कि देहरादून के पटेल नगर में स्थित है और उसके अलावा सभी जनपदों में ऊर्जा पार्कों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके बाद कुटीर ज्योति योजना है। इसमें निःशुल्क जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं तो विद्युत सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और मुख्य विद्युत लाइनों के साथ ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी बल दिया जा रहा है। तो कुटीर ज्योति योजना के तहत यहाँ पर मुख्यतः बीपीएल परिवार जहाँ पर विद्युत कनेक्शन नहीं है तो उनको यहाँ पर कनेक्शन देना है। इसके अलावा सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड कार्यक्रम है। आर्थिक सर्वे 2022-23 में तो विभिन्न जनपदों में से जो 14 शासकीय भवनों हैं 191 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है, जिसमें 20 भवनों में 275.8 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है और यह किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड कार्यक्रम है तो इसमें मुख्यतः यहाँ पर जो छत हैं तो उनमें यहाँ पर सोलर जो यहाँ पर पैनल हैं उनको लगाया जाएगा, जिससे कि जो यहाँ पर सरकारी भवन हैं मुख्यतः उनको यहाँ पर विद्युत प्रदान की जाए और जो उनकी यहाँ पर विद्युत हमारी अतिरिक्त जो विद्युत का प्रयोग है वह उससे बचा जा सके और इससे सरकारी जो बजट है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। इसके बाद यहाँ तक फ़िलहाल इस जो अध्याय में फ़िलहाल इतना ही। तो इसके साथ ही इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।